स्वास्थ्य, शिक्षा और परवरिश, ये दोनों और ये तीनों चीज़ों का एक बड़ा कॉम्बिनेशन होता है डॉक्टर साहब। मैंने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से एक चीज़ देखी कि जहाँ शिक्षा अच्छी मिली वहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और ये दोनों ही मिल गई तो परवरिश तो अपने आप में अच्छी होनी ही है। तो सर, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न जो है वो यशपाल सर से है कि जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं सर, आज की परिदृश्य जिस प्रकार से चल रहे हैं कि एक हम ग्रोइंग पीरियड में हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव की हम बातचीत करें, शहरों की हम बातचीत करें, लग रहा है आपको सर कि वास्तव में हम बढ़ रहे हैं कि आवश्यकता है अभी और कुछ बढ़ने की और कुछ गढ़ने की? निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी यहाँ पे एमपी स्टेट गवर्नमेंट की सन 2001 में, उस समय जिला अस्पताल बहुत छोटा था और 3 वार्ड हुआ करते थे उस समय। डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत कम थी और धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया। इसके साथ ही साथ डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ी, स्पेशलिस्ट की संख्या बढ़ी, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ती गई और आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारे पास स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे हैं और स्किल्ड स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर्स स्किल्ड हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे वर्कर्स जो वार्ड वाई आया ये भी स्किल्ड हैं और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है हमें पिछले वर्षों में, मैंने देखने को। सर, वास्तविकता में प्रोग्रेस तो हुई है, इसमें दो मत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेडिकल साइंस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, आपका एक लंबा अनुभव, सिविल सर्जन है आप, आपके विषय में अभी मैं दर्शकों को बताऊंगा, एक बड़ी रोचक बात भी है मेरे पास। लेकिन सर, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज भी जो डॉक्टर्स हैं वो MBBS की डिग्री लेते हैं लेकिन सरकारी सेवाओं में आना पसंद नहीं करते? आखिर ऐसा क्या है, किन चीज़ों में सुधार की बात होनी चाहिए और सच्चाई जो है ऊपर तक पहुँचे तो बड़ा बेहतर होगा? इसके 2 कारण हैं। एक तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं मेडिकल कॉलेज से, उनकी जो आज की पीढ़ी है उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। वो जल्दी से धनाढ्य होना चाहते हैं, कम समय में उनके पास में गाड़ी भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए और जो भी जितनी भी एरिस्टोक्रेट लाइफ की जो सुविधाएं होती हैं वो सब उनके पास होना चाहिए, ये उनकी महत्वाकांक्षा रहती है। दूसरा है सेवा भावना की कमी। उनमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने संस्था के प्रति और अपने जो नागरिक हैं उनके प्रति सेवा भावना की कमी होती है। इस कारण से वो जो है आजकल की जो चमक दमक का दौर है उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं। यही एक विशेष कारण, 2 विशेष कारण मेरी नज़र में। बिल्कुल सत्य बात है कि देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि MBBS के बाद भी शायद सर एक शपथ होती है डॉक्टर्स की, लेकिन वो शपथ जो है वो चाहे हम बड़ी खुल के बात यहाँ पर की जाए तो चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, शपथ में जो पथ रहता है वो जरूर डगमगा जाता है। सर, आज हमारे साथ में दीपक गुप्ता सर भी हैं, डॉक्टर हैं। आप इस पद से कैसे नहीं डगमगाए सर? आपके तो मार्क्स भी बड़े अच्छे थे, तो आप भी चाहते तो प्राइवेट में बड़ा अच्छा हो सकता था सर, लेकिन आप भी आज भी सरकार की और वो भी मातृशक्ति की आप सेवाएं कर रहे हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में सर्विसेज अपने आप में एक सम्मान का विषय है। पैसा प्राइवेट सेक्टर से बहुत कमाया जा सकता है, हमारे साथी कमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जो तकबा आता है इलाज के लिए वो गरीब तकबा आता है, पिछड़ा तकबा आता है, अशिक्षित तकबा आता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जिला अस्पताल या जो भी सरकारी अस्पताल है उनके अलावा, तो वहाँ सेवाएं देना अनिवार्य है। इवन मैं मानता हूँ कि जैसे रायसेन की अगर हम चर्चा करें, अगर आज एक हार्ट अटैक का मरीज आता है तो हम जिला अस्पताल को अगर ताकतवर नहीं बनाएंगे तो सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की अपनी सुविधाएं हो सकती हैं,
लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का जो मामला है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को हमेशा हम लोग लगातार सर के माध्यम से, प्रभु राम चौधरी सर थे तो उनके माध्यम से हम लोगों ने जो भी डिमांड्स कर सकते थे यहाँ सर्विस करते समय सब मांगा और हम लोगों को मिलता रहा है। और लगातार हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की सेवाओं में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। और हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम एक दूरबीन माध्यम से बच्चेदानी का ऑपरेशन करके आए हैं। तो ये रायसेन जैसी छोटी जगह के लिए या मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया गया पहला ऑपरेशन कहा जा सकता है। तो ये हमारे लिए सम्मान और गौरव का विषय है। और इसके लिए हमारे सीनियर्स, चाहे सिविल सर्जन सर हों, चाहे सीएमएचओ साहब हों, चाहे विधायक जी हों जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने हमें सारे उपकरण उपलब्ध कराए और हम ये आज कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर तो फलीभूत होना ही चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हुई होती हैं, उनको भी फलीभूत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की सेवा और उसका आनंद जो है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्या बात कही है। देखिए यही एक तो बात हो जाती है कि दिल से किसी पथ को निभा लेना किस प्रकार का होता है। और आपके लिए तो एक और बधाई की बात इसलिए भी कहूँगा कि दर्शकों को बता देता हूँ कि डॉक्टर दीपक गुप्ता सर जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और बीते दिनों बॉलीवुड में 2-3 फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी आई हैं सर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को लेकर, आपने भी देखी होगी। ऐसी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है सर आपको भी रायसेन में कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए क्या है कि एज ए मेल गायनकोलॉजिस्ट अगर हम कहें, जो आप शायद जानना चाह रहे हैं, तो हमारा फील्ड जो है प्राइवेट पार्ट से होता है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो इनिशियली खुद भी संकोच, जब हम लोग ट्रेनिंग में गए तो हमारा सारा डिपार्टमेंट महिलाओं का था, पेशेंट महिलाएं, टीचर महिला, साथी भी सब महिलाएं, चिकित्सक। मैं अकेला अपने बैच में मेल डॉक्टर था, बाकी सारे सब लोग फीमेल डॉक्टर थे। तो पहले तो खुद से भी संकोच लगता है, तो पहले खुद के संकोच से उभरना पड़ता है। फिर जब मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने आया तो यहाँ पर्दा प्रथा कुछ ज़्यादा है, तो महिलाओं के साथ डील करने में या उनको ये कन्विंस करने में तो एक समय लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप समय के साथ खुद उस चुनौती से बाहर आ जाते हैं तो आप समाज में या मरीजों को ये संदेश देने में सफल रहते हैं कि वैसी जो प्राइवेट पार्ट से लेके व्यवस्था है वैसी स्थितियां हमारी नहीं रहती। हम लोग उस मानसिकता से उभर जाते हैं और शायद पेशेंट भी धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाते हैं और वो लोग भी उभर जाते हैं। तो मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं रहता और हम लोग बहुत सहजता से, और अब तो रायसेन हमको प्यार करता है, हम बहुत सहजता से अपनी सेवाएं दे पाते। क्या बात है, बहुत। देखिए इनके लिए तो ताली बजनी चाहिए क्योंकि यही तो ताकत है। कहते हैं कि महिला शक्ति है ही, महिला शक्ति अपने आप में प्रबल है, सबल है और निश्चित तौर पर एक पुरुष को गढ़ने का काम करती है। लेकिन रायसेन में एक उदाहरण ऐसा भी है जो महिला शक्ति को गढ़ने का काम कर रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। और अब जो मैं आपसे बात यहाँ पर कह रहा था, ये हमारे साथ में एक शख्सियत है, बहुत अलग है, क्योंकि मैं याद आपको दिलाना चाहूँगा 1999 की कारगिल की युद्ध की। सर ने मुस्कुराहट दी है यहाँ पर, यशपाल सर ने। सर पहली बात तो ये कि यहाँ बात डॉक्टरों की चुनौतियों पर कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश का भविष्य तो आप गढ़ ही रहे हैं। और बात इस बात की यहाँ पर होती है कि आपने यूपी में सेवाएं दी, फिर एमपी में आपने सेवाएं दी, उसके अलावा आप जो है वो कारगिल युद्ध में भी सेना में सेवा दे के आए। जी जी। तो सर ये पूरी जो जर्नी रही, इस जर्नी में तो मुकाम आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं ऊंचे हासिल हो सकते थे, रायसेन क्यों जहां पर्दा प्रथा से सर रूबरू होते हैं रोजाना। जी, मैं 94 से लेकर के सन 2000 तक आर्मी में रहा हूँ। कैप्टन से मैं कमीशन हुआ था और 3.5-4 साल के बाद में मैं मेजर के रैंक पर प्रमोशन हो गया था। मैंने कई रेजिमेंट के साथ में काम किया था एज ए रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। और कारगिल के टाइम पे मैं गंगानगर सेक्टर में इंडो पाक बॉर्डर पे पोस्टेड था 19 महार रेजिमेंट के साथ में। वहाँ पे मैंने अपना जो है हॉस्पिटल, अंडरग्राउंड हॉस्पिटल बनाया हुआ था ताकि अगर वार शुरू होता है तो कैजुअल्टी रिसीव करके और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और उनको वापस पीछे भेजा जा सके। तो उस समय पे मैं करीब 3 महीने रहा था वहाँ पे, 3 महीने इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपनी बटालियन के साथ में रहा था।
अच्छा, इसके अलावा मैंने इससे पहले, ये तो 99 की बात है। दूसरी जगहों से तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी ही। सर आपसे एक और मेरा अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि बीते दिनों एक रिपोर्ट आई बड़ी चिंताजनक थी कि जो मदर फीड है वो मदर फीड भी अब कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहा। तो मदर फीड जैसी चीज़ यानी माँ का दूध ही बच्चों के लिए जब फ़ायदेमंद नहीं रहा सर, तो दुनिया में क्या चीज़ और उसके लिए इतनी ज़्यादा होगी सर, और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि मदर फीड सुरक्षित नहीं है ऐसा नहीं है। आज भी और हमेशा से बच्चों के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, 6 महीने सिर्फ माँ का दूध देने की बात करते हैं। ये बात ठीक है कि खान पान या खाद का उपयोग या रासायनिक का जो उपयोग खेती में हुआ है उससे हम सबके ही स्वास्थ्य पर विपरीत असर आया है। इसलिए जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो धात्री महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनके स्तनपान के स्तर में भी गुणवत्ता में थोड़ी बहुत कमी आई है। तो उसके लिए मैं तो यही समझता हूँ कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, रसायन को कम करेंगे, भोजन में जो न्यूट्रिशंस वैल्यू की बात होती है, रिच प्रोटीन डाइट, आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन्स के साथ लेंगे तो निश्चित तौर पे माँ का दूध सुरक्षित नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन माँ के दूध को सुरक्षित बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है और उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने देखा है एक ऑर्गेनिक सब्जियों का स्टॉल लगना शुरू हुआ है रायसेन में, और धीरे धीरे चूँकि वो अभी शायद मुनाफे का सौदा नहीं है या वो डिपार्टमेंट्स के लोग काम कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे तो अगर हम रसायन का उपयोग कम करेंगे तो माँ की गुणवत्ता जो नेचर ने दिया उससे थोड़ी बदला जा सकता। हम नेचर को जो नचर कर रहे हैं अब शारीरिक रूप से खा पी के, उससे जो नुकसान हो रहे हैं उनको फेस करने की ज़रूरत है या उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे जागरूकता के साथ शायद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ कहे जाए कि आज भी नौजवान है सर, आपको हमारा दिल से सलाम। आर्मी की आपने सेवा की है और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भविष्य की और बात हो रही है चिकित्सा की। तो चिकित्सा में आज के नौजवानों के लिए, हमारे नए डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि निश्चित तौर पर अपना भविष्य बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का भविष्य। तो सोच बदलने की ज़रूरत यहाँ पर आती है। और इसके अलावा एक ज़रूरत और ज़रूर आती है कि पहले इलाज, फिर आय और उसके बाद फिर परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया सर।